बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। टॉप स्टोरी में मोहम्मद उसामा गाजी का सलाम अर्ज है। आज की टॉप स्टोरी ये रही। पेशावर, चारसदा, कोयटा, सवाबी और कोहाट में धमाके, 21 अफराद जाम बहक, 120 से जायद जख्मी। किसी का घर से निकलना हराम और कोई आजाद। इंतखाबात यक तरफा बनाए जा रहे हैं। तालिबान इंतखाबात में खुलकर फरीक बन गए। पीपल्स पार्टी और इत्तेहादियों को पनाह नहीं। मुनव्वर हसन, मौलाना फजलुर रहमान, नवाज शरीफ और इमरान खान को खुली छुट्टी। बेअमनी इंतखाबी शराज़ाबंदी बिखेर रही है। अमन बहुत बड़ा चैलेंज बन गया। 11 मई को हर हाल में अमन दरकार है। पाक फौज ने सर जोड़ दिए। पंजाब हुकूमत ने सस्ती रोटी स्कीम पर 30 अरब रुपए खर्च कर डाले। 4 अरब रुपए बैंकों को जुर्माना भी अदा करना पड़ा। ऑडिटर जनरल ऑफिस की रिपोर्ट। आज पेशावर में खुदकुश हमलावर ने एक बस के करीब खुद को उड़ा लिया। 10 अफराद अल्लाह को प्यारे हुए, 68 जख्मी हैं। अभी शाम को चारसदा में एनपी की इंतखाबी मुहिम के दौरान धमाका किया गया। एक शख्स जाँ बहक, 6 से जायद जख्मी हुए। इब्तदाई इत्तलात के मुताबिक इस धमाके को खुदकुश करार दिया जा रहा है। कल कोहाट, स्वाबी, पेशावर और कोयटा में धमाके हुए। इंतखाबी दफातर और उम्मीदवारों पर हमले किए गए। 11 अफराद जाँ बहक हुए और 52 जख्मी। गोया वहशतों का बाजार गर्म है। तालिबान अलल ऐलान साबिका दौर में हुकूमत करने वाली जमातों को निशाना बना रहे हैं। ये जमातें खुद को बाएं बाजू की जमातें तो नहीं, अलबत्ता इत्तदाल पसंद करार देती हैं। इन इत्तदाल पसंद जमातों के कायदीन आसिफ अली जरदारी, अल्ताफ हुसैन और असफंदियार वली ने एक दूसरे से राब्ते किए और डटे रहने के अज़्म का इयादा किया। आज इन जमातों की मुकामी क़यादत का इजलास हुआ। तीनों जमातों ने मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए ऐलान किया कि बैनुल-अक़वामी इस्टेब्लिशमेंट, निगरान हुकूमत और दहशतगर्द मिलकर मुल्क की लिबरल और रोशन ख्याल जमातों को इंतखाबात से दूर रखना चाहते हैं, मगर हम हर हाल में इंतखाबात में उतरेंगे। तालिबान के ज़ेरे ताब सियासी जमातें तालिबान की इन कार्रवाइयों को आलमी इस्टेब्लिशमेंट से जोड़ रही हैं, जबकि दूसरी तरफ आज़रबाईजान के शहर तबरेज़ में ईरानी सदर अहमदीनेजाद ने एक कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा है कि पाकिस्तान को तोड़ने की साजिश जारी है। गर्ज वो लोग जो पाकिस्तान में इंतखाबी अमल को सबोटाज करना और कौम को तकसीम करना चाह रहे हैं, वो दरअसल पाकिस्तान की सलामती पर वार कर रहे हैं। मुल्क की सियासी जमातों को मिलकर इस साजिश को नाकाम बनाना होगा। वो जो तालिबान की मोहब्बत में गिरफ्तार हैं, वो याद रखें कि कल को उनकी हुकूमत आती है तो तालिबान की तरफ से उनके लिए फूलों के तोहफे नहीं भिजवाए जाएंगे, बल्कि यूं ही खुदकुश हमलावर जौक दर जौक आएंगे। लेकिन फिल वक्त हकीकत यही है कि तालिबान पाकिस्तान के इंतखाबात को एक तरफा बना रहे हैं, और सवाल है कि एक तरफा इंतखाबात के नताइज अवाम के लिए काबिल कबूल होंगे। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के रहनुमा रजा हारून। रजा हारून साहब, कि तालिबान आपके दुश्मन क्यों हो गए? दुश्मनी है क्या? उसामा, असल में मसला ये है कि पाकिस्तान में 2013 के इलेक्शन ने ये बात अब खुलकर अवाम के सामने आ गई है कि पाकिस्तान के अंदर जो लिबरल, प्रोग्रेसिव, डेमोक्रेटिक कुव्वतें हैं, जो इत्तेदाल पसंद हैं, जो रोशन ख्याल हैं, जो पाकिस्तान को तरक्की करते देखना चाहती हैं, उसके लिए काम करना चाहती हैं, उसके लिए इलेक्शन में हिस्सा लेना चाहती हैं, वो एक तरफ उन्हें धमकियां भी हैं। और ये धमकियां सिर्फ धमकियां नहीं हैं, बल्कि पोटेंशियल थ्रेट की सूरत में दहशतगर्दी के वाकयात 3 सूबों में हो रहे हैं। 3 सियासी जमातों को जो मकबूल भी हैं, अवामी मैंडेट भी रखती हैं, उन्हें निशाना बनाया जा रहा है। दूसरी जानिब वो सियासी जमातें हैं जो इस वक्त किसी भी मसलियत के तहत कौमी जुर्म कर रही हैं, कौमी मुजरिम हैं, क्योंकि वो खामोश हैं। वो दहशतगर्दी के वाकयात की ना तो मजम्मत कर रही हैं, ना अमली तौर पर कोई उनकी जानिब से आवाज उठाई जा रही है। यहां तक बेहिसी और अफसोस का आलम है कि बड़े बड़े जलसे भी हो रहे हैं, रैलियां भी हो रही हैं, लेकिन हमने आज तक किसी बड़ी रैली में किसी बड़े सो कॉल्ड कौमी लीडर की जानिब से अब तक इन दहशतगर्दी के वाकयात की ना तो मजम्मत सुनी, ना इज़हार अफसोस सुना, ना उन खानदानों के साथ जिनके बच्चे, जिनके वालिदैन, जिनके बेटे, जिनके शौहर, जिनके भाई दहशतगर्दी का निशाना बन रहे हैं, उनके साथ इज़हार यकजहती करते सुना, जो इस बात का सबूत है कि ये जमातें जो हैं या इन दहशतगर्दों के खौफ में मुब्तला हैं, या फिर उनकी सरपरस्त हैं, या उनकी पार्टनर्स हैं।
ये बताएं कि इन जमातों से जब यही सवाल पूछा जाता है वो कहते हैं 5 साल इत्तेहादी दौर जो है उसमें फिर इन लोगों का खात्मा आप लोग क्यों नहीं कर सके, इन तालिबान का, इन दहशतगर्दों का? ये अगर समझ रहे हैं कि ये 5 साल से ये इशू इस मुल्क में चल रहा है तो फिर मैं कहूंगा कि ये जस्टिफिकेशन प्रोवाइड करने वाली बात है। दहशतगर्दी के वाक़े की सिर्फ मजम्मत की जाती है उसामा, दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाई की जाती है। दहशतगर्दी के वाक़यात के बाद जस्टिफिकेशन ढूंढना, उनको तरह तरह के ऐसी बातें करके, ऐसे सवालात करके उनको ग्लोरीफाई करना और ये साबित करने की कोशिश। देखिए मैंने तो कहा था ना, ये या तो पार्टनर्स हैं या सरपरस्त हैं। अगर ये जवाज पैदा कर रहे हैं, अगर ये जवाज उनकी जानिब से उनके वकील बनकर मीडिया पर आकर बात कर रहे हैं कि चूंकि 5 साल से था तो आगे चलते रहना चाहिए और जायज है, मैं समझता हूं इससे बड़ा सबूत तो उसामा हो नहीं सकता। चलें, तालिबान के बारे में आपका मौक़िफ़ सामने आ गया, वो तो आपसे दुश्मनी कर रहे हैं और मुसलसल आप पर थ्रेट्स हैं, दीगर दूसरी जमातों पर भी, लेकिन बैनुल-अक़वामी एस्टैब्लिशमेंट वो क्या चाहती है? देखिए बैनुल-अक़वामी एस्टैब्लिशमेंट का अगर ये ख्याल है कि 2014 में जब इनखला होगा तो उस इनखला को पुरअमन तरीके से ले जाने के लिए उनके ख्याल में अगर ये उन्होंने कोई प्लान बनाया है या उसकी वो किसी भी तरीके से पैटर्नाइजेशन कर रहे हैं कि उस वक्त वो नहीं चाहते कि पाकिस्तान में जमहूरियत पसंद, एतदाल पसंद कुव्वतें, रोशन ख्याल कुव्वतें इक़्तिदार में हो, अगर वो किसी वजह से इनको खुश करने के लिए उन कुव्वतों को आगे लेकर आ रहे हैं जो इनको इस एग्जिट को सेफ बनाए, तो मैं समझता हूं उनकी भूल है। आपने अपने इंट्रो में बिल्कुल सही कहा कि ये कुव्वतें, ये नाम नेहाद सियासी मजहबी जमातें अगर ये समझ रही हैं कि ये आ जाएंगी और ये फिर इनके खिलाफ नहीं होंगे तो ये इनकी बड़ी भूल है। पाकिस्तान के एग्जिस्टेंस को, पाकिस्तान की इमेज को, पाकिस्तान के अंदर मौजूद डेमोक्रेटिक कल्चर को बहुत बड़ा खतरा है। और ये मुझे बताएं रज़ा साहब, जो खामोश हैं, जिन्होंने चुप का रोजा रखा हुआ है, ये इस प्रोसेस का हिस्सा है। क्या अगर हालात ऐसे ही रहे, अल्लाह ना करे हालात में बेहतरी आए, लेकिन अगर ऐसे ही हालात हुए तो इलेक्शंस के नताइज को आप मानेंगे? देखें, इलेक्शन के अंदर जाने के लिए MQM पूरी तरह तैयार है। हमें पूरा कॉन्फिडेंस है अपने मैंडेट के ऊपर, हमें पूरा कॉन्फिडेंस है कि हमें हमारी सीटें और उससे बढ़कर सीटें मिलेंगी, क्योंकि अब लोग ये भी देख रहे हैं कि जिन लोगों ने वोट करना था उनके सामने अब ये बड़ी वाज़ेह तफरीक सामने आ गई कि कौन पाकिस्तान से मोहब्बत करते हो और कौन पाकिस्तान से दुश्मनी कर रहा है। तो पाकिस्तान के नाम पर वोट इंशाअल्लाह इत्तेदाल पसंद कुव्वतों को मिलेगा। लेकिन अगर किसी वजह से हालात ऐसे खराब हुए, इन्वायरमेंट कंड्यूसिव ना हुआ और निगरान हुकूमत, हमारा इलेक्शन कमीशन और वो कानून नाफिज करने वाले इदारे जिनकी बुनियादी जिम्मेदारी है इलेक्शन डे के दिन लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना, तो फिर ये उस दिन ही हम इसके ऊपर कोई ना कोई राय दे सकेंगे। यानी मुत्तहिदा कौमी यूनिट पूरी तरह तैयार है और वो चाहती है कि इलेक्शंस में भरपूर तरीके से हिस्सा ले, लेकिन हालात अगर इसी तरह रहे और उनमें मजीद खराबी पैदा हुई तो फिर मुत्तहिदा कौमी यूनिट भी इस बारे में सोच सकती है। बहुत शुक्रिया रज़ा हारून, मुत्तहिदा कौमी यूनिट के रहनुमा हमारे साथ थे। ब्रेक का वक्त हो रहा है, ब्रेक के बाद मिलेंगे इस स्टोरी के साथ। तालिबान इंतखाबात में खुलकर फरीक बन गए, पीपल्स पार्टी और इत्तेहादियों को पनाह नहीं। मुनव्वर हसन, मौलाना फजलुर रहमान, नवाज शरीफ और इमरान खान को खुली छुट्टी। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और अवामी नेशनल पार्टी वाज़ेह तौर पर कह चुके कि वो हर सूरत इलेक्शन में हिस्सा लेंगे, लेकिन पाकिस्तान में बदअमनी का राज है। तालिबान इत्तेदाल पसंद जमातों को दीवार के साथ लगा चुके हैं। तालिबान ने बहुत अरसा पहले अवाम को खबरदार कर दिया था कि वो ANP, पीपल्स पार्टी और MQM के जलसों में जाने से गुरेज करें, और इससे कबल तालिबान ने हुकूमत से मुज़ाकरात के लिए 3 शख्सियात की जमानत मांगी थी। ये शख्सियात नवाज शरीफ, सैयद मुनव्वर हसन और मौलाना फजलुर रहमान की थी। इन शख्सियात ने बज़ाहिर तो सर्द महरी का मुजाहरा किया और मुज़ाकरात का सिलसिला शुरू ना हो सका। इंतखाबी मुहिम के दौरान हालिया भयानक दहशतगर्दी के वाक़यात के बाद कालअदम तहरीक तालिबान की शूरा ने ऐलान कर दिया है कि मुस्लिम लीग नून, तहरीक इंसाफ, जमात इस्लामी और JUIF को इंतखाबी मुहिम चलाने की खुली छुट्टी है। तहम पीपल्स पार्टी, ANP और MQM को अमान नहीं। तालिबान जमहूरियत को कुफ्र का निज़ाम कहते आए हैं, मगर न जाने वो कौन सी वजह है जिसके तहत वो दाएं बाजू की 4 जमात
जमातों को इस कुफ्र के निजाम का आजादाना तौर पर हिस्सा बनने की इजाजत दे रहे हैं। तालिबान के नजदीक पीपल्स पार्टी, MQM और ANP इसलिए गर्दनजनी के हकदार हैं क्योंकि वो अमेरिका के साथ मिलकर तालिबान के खिलाफ बरसरे पैकार नहीं। ये तालिबान की रजा है जिसके आगे पर मारने की जुर्रत किसी को नहीं। उन्होंने जो कह दिया वो हो रहा है और वही होकर रहेगा। मुलाहिजा फरमाइए, इमरान खान और नवाज शरीफ यूं जलसे पर जलसा कर रहे हैं कि उन्हें घर जाने की फुर्सत नहीं और बाकी जमातों के लीडरों को घर से निकलने की इजाजत नहीं। दूसरे अल्फाज में तालिबान ने जमहूरी अमल में शरीक होने वाली पूरी कौम और इसकी क़यादत जो जमहूरियत के लिए यकसू थी, इसको तकसीम कर दिया है। अब सवाल यह है कि तालिबान जिन पर अरसा हयात तंग कर रहे हैं, कल जब वो हुकूमत में आएंगे तो क्या पाकिस्तान में ड्रोन हमले रुक जाएंगे? क्या पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी यू टर्न लेगी? इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं मुस्लिम लीग नून के सेक्रेटरी इत्तलात जनाब मुशाहिदुल्लाह खान। मुशाहिदुल्लाह खान साहब, क्या इलेक्शंस गैर जानिबदार होंगे जब कुछ जमातें इलेक्शन मुहिम ही न चला सकें? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें जी, पहली बात तो यह है कि ये माजी की हुकूमत ने ऐलान किया था इंतखाबात का और उन्होंने अमन व अमान का मसला जो है ना खुद उन्होंने खड़ा किया और सुप्रीम कोर्ट जो है उन्होंने भी कहा कि इन तीनों जमातों के अस्करी विंग हैं और ये टारगेट किलिंग में मुलविस हैं। इस बात को छोड़ दें, हम ये कहना चाहते हैं कि अब मुझे एक बात बताएं कि पूरे इंटीरियर सिंध में, पूरे पंजाब में, पूरे बलूचिस्तान में पीपल्स पार्टी ने कोई जलसा प्लान ही नहीं किया अभी तक। तो जब आप मैदान में निकले ही नहीं हैं, आप अपने अपने घरों पे बैठे हुए हैं, तो ये बहानेबाजियां ना करें। असल मसला जो अब हमें समझ में आ रहा है वो ये है कि देखें, ये नया फिनोमेना नहीं है। ये जो दहशतगर्दी हो रही है ये पिछले 5 साल में कहीं ज़्यादा हुई है। तो अब मसला ये है कि चूंकि अपनी 5 साल जो कुछ इन्होंने करतूत किए हैं उसका ये जवाब नहीं दे सकते, आवाम का सामना नहीं कर सकते और इन्हें यकीन है कि इनके साथ अवाम ने 11 मई को क्या करना है। तो अब ये बहानेबाजियां कर रहे हैं। बात यह है कि दुनिया में ये मिसालें मौजूद हैं। अफगानिस्तान की मिसाल मौजूद है, ईरान की मिसाल मौजूद है, जंगे अजीम के अंदर इलेक्शन होते रहे हैं, पार्लियामेंट उड़ा दी गई। एक तरफ ये कहा जाता है कि जी इंतखाबात जो है वो 18 करोड़ अवाम की ज़िंदगी और मौत का मसला है, दूसरी तरफ अपने घरों से निकलने को तैयार नहीं है। तो मैं तो ये समझता हूं कि अगर ये मुल्क अजीज है, इस मुल्क की जमहूरियत और पार्लियामेंट्री सिस्टम मौजूद है तो लोगों को निकलना चाहिए। लेकिन अवामी नेशनल पार्टी को रोजाना की बुनियाद पर निशाना बनाया जा रहा है। आज भी उनको निशाना बनाया गया, मुत्तहिदा कौम मूवमेंट को निशाना बनाया जा रहा है। इन हालात में वो कैसे इलेक्शन लड़ सकते हैं? देखिए मेरे भाई, बात यह है कि या तो निशाना हुकूमत बना रही हो या रियासत बना रही हो। चंद दहशतगर्द अगर निशाना बना रहे हैं तो ये पूरी हुकूमत की मशीनरी और ख़ास तौर से तो सिंध में गवर्नर और वज़ीर आला जो है वो MQM और पीपल्स पार्टी के हैं, सारी एडमिनिस्ट्रेशन इनकी है। तो ये उसे बजाय इसके कि कंट्रोल करें। हाँ, अगर हुकूमत कोई यानी कि इस तरह का काम कर रही होती, कुछ लोगों को निशाना बना रही होती, जैसे 2008 में मियां नवाज शरीफ को नाअहल करके लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दिया गया था, इसके बावजूद हमने इलेक्शन लड़ा था। तो अभी अगर चंद दहशतगर्द ये कर रहे हैं तो उनकी साजिश जो है आपने कामयाब होने देनी है या उसका मुकाबला करना है। वो तो मुकाबला कर रहे हैं, हिम्मत करनी तीनों ने आज ये भी कह दिया कि इलेक्शन में वो हर सूरत हिस्सा लेंगे। लेकिन इल्जाम आप पर ये लगता है कि आज ताज हैदर साहब भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के एक सीनियर रहनुमा है, वो कह रहे थे कि नवाज शरीफ साहब की जमानत तो तालिबान भी मानते हैं। तो क्या कोई ताल्लुकात है आपस में जिसकी वजह से ऐसा है? देखें, वो बात यह है कि एक तो मियां साहब ने हमेशा एक स्टेट्समैन का रोल अदा किया है। ये रीजन जो है जंग का शिकार है और इसका कोई ना कोई हल होना है और हल करने के लिए जाहिर है कोई ऐसा ही शख्स है होगा जिसने माजी में भी नॉर्दर्न अलायंस और पख्तूनों के दरमियान सुलह कराई थी खाना काबा ले जाके और वहाँ पे वसीउल बुनियाद गवर्नमेंट की इब्तदा रखी थी, इसलिए वो समझते हैं कि ये किरदार अदा कर सकते हैं। दूसरी बात यह है कि जब अमेरिका यहाँ पे कत्ले आम कर रहा था तो इन लोगों ने तो उस कत्ले आम में अमेरिका का साथ दिया था। तो जाहिर है इनकी तो जमानत नहीं चलेगी ना। वहाँ पे जिन लोगों ने मुखालफत की थी उन्हीं की वो जमानत मांगेंगे। लेकिन हमने उसमें भी इनकार किया कि हम किसी की ना जमानत दे सकते हैं ना कुछ। लेकिन इस मुल्क की तमाम सियासी जमातों को ये जो इस रीजन में जंग जारी है जिसकी वजह से हमारे 50,000 लोग शहीद हो चुके हैं, उसका कोई ना कोई हल तो निकालना पड़ेगा। इन्होंने तो ना पार्लियामेंट के करारदादों को दरखोर इतना समझा, ना कभी इन्होंने सोचा कि इस मसले से निमटना कैसे है, बल्कि अमन अमान को बद से बदतर किया। लेकिन मुशाहिदुल्लाह साहब, आप आएंगे तो क्या करेंगे? अमेरिका से कतई ताल्लुक ही कर देंगे? क्या दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन नहीं करेंगे? क्या करेंगे आप? देखें, हमने दहशतगर्दों के खिलाफ माजी में भी ऑपरेशन किए हैं
लेकिन बात यह है कि हम किसी की डिक्टेशन कबूल नहीं करेंगे। हम तमाम पाकिस्तान की सियासी जमातों को, तमाम सिविल सोसाइटी को, मीडिया को, मिलिट्री को बिठा के ये फैसला करेंगे कि हमें क्या करना चाहिए कंसेंसस से, और जो भी कंसेंसस से चीज़ें होंगी उस पर बाईलैटरल स्प्रिट अमल होगा। तो ये मसला ये है कि आज तक तो सोचा ही नहीं गया कि हमारी फॉरेन पॉलिसी ठीक है या नहीं, इस पर कोई गौर करने की ज़रूरत है या नहीं। एनआरओ के तहत हुकूमत बनी, डिक्टेशन लेते रहे और उस डिक्टेशन के नतीजे में इस हाल को इन्होंने पहुंचाया, हमने तो नहीं पहुंचाया, हम तो अपोजिशन में थे। अब इलेक्शन का वक्त आ रहा है, लोग तालिबान के तब्दीली तर्जुमान चाहते ये हैं। कहते हैं कि वो इत्तेहादी हुकूमत को इसलिए निशाना बनाते रहे और अब उनकी जमातों को इसलिए बना रहे हैं कि उन्होंने स्वात में ऑपरेशन किया। क्या आपने हिमायत नहीं की थी स्वात ऑपरेशन की? हमने बिल्कुल हिमायत की थी स्वात ऑपरेशन की, और बात यह है कि ये पता नहीं तालिबान है भी या नहीं। हमें तो अब शक पड़ रहा है कि इसमें कुछ और लोग मुलव्विस ना हो, जो ये चाहते हैं कि नवाज शरीफ का रास्ता रोका जाए, PMLN का रास्ता रोका जाए, क्योंकि वो रास्ता रुक नहीं रहा किसी तरीके से। कभी तारिल कादरी को भेजा, कभी इमरान को लेके आए, कभी मुशर्रफ को भेजा, वो सारी चीज़ें जो हैं फिजल आउट हो रही हैं। तो अब आखिरी सर्वे की तरफ आ गए। इसका एक ये भी तो पहलू है, खाली हर बात तालिबान पे डाल के, हो सकता है तालिबान हो। मैं तो ये कहता हूँ जो भी दहशतगर्द ये कार्रवाई कर रहे हैं वो ज्यादती कर रहे हैं, उसकी हम मजम्मत करते हैं, लेकिन एक चीज का एक ही पहलू नहीं होता। बात यह है कि लोगों को ये हजम नहीं हो रही बात कि PMLN जो है अल्लाह की मेहरबानी से एक ऐसी पोजीशन में है कि वो आइंदा हुकूमत बनाने जा रही है, और बहुत सारे लोगों को ये बात खल रही है। वो हमारा रास्ता रोकना चाहते हैं। पहले भी बहुत सारे कारतूस उन्होंने चलाए हैं, जो सारे जो है वो ठीक निशाने पे नहीं लगे। यानी अब ये आपको ये लग रहा है, सामने आ गई है। आपको ये लग रहा है जो इल्जामात लगाए जा रहे हैं इस तरह के कि दाएं बाजू की जमातें हैं, दहशतगर्द उनके असली विंग्स बन चुके हैं, ये आपके खिलाफ, मुस्लिम लीग नून के खिलाफ साजिश हो रही है। बहुत बहुत शुक्रिया मुशाहिदुल्लाह खान, मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हमारे साथ थे। ब्रेक का वक्त हो रहा है, ब्रेक के बाद मिलेंगे इस स्टोरी के साथ। बेअमनी इंतखाबी शराज़ाबंदी बिखेर रही है, अमन बहुत बड़ा चैलेंज बन गया। 11 मई को हर हाल में अमन दरकार है, पाक फौज ने सर जोड़ लिए। ग्यारह मई की तारीख सरपरान पहुंची है, मगर बेअमनी इंतखाबी शराज़ाबंदी बिखेर रही है। यूं तो पूरे मुल्क में अमन अमान बहुत बड़ा चैलेंज बना हुआ है, मगर पंजाब के अलावा किसी भी सूबे में सियासी गहमा गहमी मफकूद है। सिंध, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में उम्मीदवार जान हथेली पर रखकर इंतखाबी मुहिम चला रहे हैं, अमन के दुश्मनों का निशाना बन रहे हैं। ऐसे में पोलिंग का दिन किस कदर खौफनाक हो सकता है, यह तस्वुर ही वोटर्स का दिल दहला रहा है। वहमे हैं, वसवसे हैं, अंदेशे के जान नहीं छोड़ रहे। इन खतरनाक हालात में कौन होगा जो जान का खतरा मोल लेकर वोट डालने निकलेगा? क्यों निकलेगा? हालात खौफनाक हैं, अमन अमान का क़याम बड़ा चैलेंज है। ऐसे में तमाम नजरें पाक फौज पर लगी हैं, जो इंतखाबात को पुरअमन बनाने के लिए पुरअज़्म है। इन इंतखाबात को जिसे आर्मी चीफ जनरल इशफाक परवेज कियानी अपना ख्वाब करार दे चुके हैं। आज आर्मी चीफ जनरल इशफाक परवेज कियानी की सदारत में पाक फौज की क़यादत भी सर जोड़े बैठी। इंतखाबी अमल के दौरान इलेक्शन कमीशन, विफाकी और सूबाई हुकूमतों की सिक्योरिटी जरूरियात का जायजा लिया गया। अमन अमान कायम करने के अज़्म का इजहार हुआ। इंतखाबात में फौज की तैनाती के प्लान की मंजूरी दी गई। पाक फौज बलूचिस्तान में पुरअमन इंतखाबात को यकीनी बनाने के लिए टारगेटेड ऑपरेशन भी करेगी। बलूचिस्तान होम सेक्रेटरी अकबर हुसैन के मुताबिक पोलिंग से 10 दिन पहले शुरू होने वाले ऑपरेशन में सरहदी इलाकों की फजाई निगरानी भी की जाएगी। होम सेक्रेटरी के मुताबिक टारगेटेड ऑपरेशन का फैसला सियासी जमातों के सिक्योरिटी खदशात की बिना पर किया गया है। उधर सिंध पुलिस में भी इंतखाबात में अमन अमान को यकीनी बनाने के लिए प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसियों की मदद लेने की बातें हो रही हैं। खैबर पख्तूनख्वा में जो आग व खून का खेल खेला जा रहा है वो भी दिल दहला रहा है। किस्सा मुख्तसर ये कि पुरअमन इंतखाबात के इनेकाद निगरानों के लिए कड़ा इम्तिहान साबित होगा। क्या निगरान हुकूमत इन सूबों में ज्यादा फौज तैनात कर पाएगी जहां इस वक्त हालात ज्यादा खराब हैं? इसी पर बात होगी। हमारे साथ हैं जनरल रिटायर्ड तलत मसूद साहब, दिफाई तज्जियाकार हैं। तलत मसूद साहब, जिस तरह हमने देखा बलूचिस्तान में टारगेटेड ऑपरेशन की बात हो रही है, क्योंकि वहां तो ये तक कह दिया गया कि जो अमला है उन्होंने कहा, इनकार कर दिया कि हम नहीं जाएंगे इलेक्शंस के लिए। अब क्या दीगर इलाकों में भी इस तरह से दीगर सूबों में फौज को बुलाना चाहिए? जी हाँ, मेरे ख्याल में इस वक्त देखिए एक किस्म की एमरजेंसी है। जिस तरीके से एक वक्त फ्लड्स आए थे और पाकिस्तान फ़ौज को बुलाया गया था एक एमरजेंसी के लिहाज से, तो मुल्क को तो इस वक्त जो चैलेंज है वो तो फ्लड से भी बहुत ज़्यादा है।
और मैं समझता हूं कि जब तक फ़ौज को आप नहीं मुलविस करेंगे और उनसे पूरा फ़ायदा नहीं उठाएंगे और उनके बगैर सिक्योरिटी जो है इस वक्त मुश्किल होगी। और अगर इलेक्शंस इस तरीके से हुए जिस तरीके से इस वक्त हालात हैं, और ऐसे लगता है जैसे कि तालिबान ने एक तरीके से पूरे मुल्क को और ख़ास तौर से इलेक्शंस को यरगमाल बनाया हुआ है, और अगर एक ऐसा माहौल पैदा नहीं हुआ जिसमें तमाम सियासी जमातों को एक तरीके से यकसां माहौल न मिला और प्लेइंग ग्राउंड जो है वो यकसां न हुई, तो आप ये देखेंगे कि इलेक्शंस जो हैं वो कभी लोग मानने तैयार नहीं होंगे। इसके अलावा जैसे खदशात हैं कि अगर टर्नआउट भी कमज़ोर होता है तो इससे भी इलेक्शंस की जो क्रेडिबिलिटी है, उसकी जो साख है, वो बड़ी बुरी तरह से मुतासिर होगी। तो मैं ये समझता हूँ कि जमहूरियत के लिए, पाकिस्तान के बका के लिए और ये जो दहशतगर्दी है इसका मुकाबला करने के लिए ये बड़ा ज़रूरी है कि तमाम सिक्योरिटी फोर्सेस और ख़ास तौर से फ़ौज जो है एक बड़ी मुतहरक तरीके से मदद करे और इंटेलिजेंस अगर बुलाएंगे तो तभी आएगी, सूबाई हुकूमत बुलाएगी तो तभी फौज आएगी। अगर खैबर पख्तूनख्वा, पेशावर की हम बात कर लें, सिंध में कराची की बात कर लें, वहां अगर फौज बुलाई जाती है तो अभी जब ऑपरेशन होता है तो आज भी एतराजात आ रहे थे पार्टीज की जानिब से कि सियासी जमातों के खिलाफ शुरू हो जाता है, हालांकि जहां पर दहशतगर्द है वहां पर नहीं किया जाता। तो इसको कैसे खत्म किया जाएगा? देखिए, ये बिल्कुल मैं आपको एक और बड़ा खदशा समझता हूँ, वो ये है, आप जो कह रहे हैं बिल्कुल वजह है। इनको चाहिए कि फ़ौज को, और मेरे ख्याल में निगरान जो वज़ीर आज़म हैं, इनका फ़र्ज़ बनता है कि एक किस्म से कोऑर्डिनेट करें तमाम सूबों से। इसके साथ साथ वफाक जो है वो भी ख़तरे में है, क्योंकि अगर पंजाब में सिर्फ इलेक्शंस होते हैं और 3 सूबों में इस किस्म के इलेक्शंस होते हैं जहां टर्नआउट बहुत कमज़ोर होता है और वहां के माहौल बिल्कुल मुख्तलिफ होता है, तो वफाक में बड़े ज़बरदस्त एक किस्म का खलीज पैदा हो जाएगी, इसमें दरार पड़ जाएंगे और पहले से ही वफाक जो है वो ख़तरे में है और बढ़ जाएगा। तो मैं ये कहता हूँ कि क्या वजह है कि हम फ़ौज को पूरी तौर से और अच्छी तौर से इस्तेमाल नहीं कर सकते, जब ख़ास तौर से जनरल कियानी ने और फ़ौज ने खुद ये इंदिया दिया है कि हम भरपूर तरीके से सिविलियन हुकूमत की और जमहूरियत की सपोर्ट हिमायत करने के लिए तैयार है। क्या फ़ौज हालात कंट्रोल कर पाएगी? ये भी बड़ा सवाल है। जी देखिए, अगर फ़ौज नहीं आती है तो और भी हालात ख़राब होंगे। मैं ये नहीं कहता कि फ़ौज के आने से सारे मामलात ये हल हो जाएंगे, इसमें अवाम की भी बड़ी ज़रूरत है कि उनकी हिमायत हासिल हो और वो तमाम गिरोह और जो तंजीमें हैं जो इस किस्म की अपनी रियासत को कमज़ोर किए जा रही हैं और उनका सारा मकसद ही यही है कि इलेक्शंस ना हो और जमहूरियत और रियासत कमज़ोर हो, तो उनके जो इरादे हैं उनको कमज़ोर करने के लिए आपको हर किस्म की जो रियासत की ताकत है उसको इस्तेमाल करने की ज़रूरत है। जनरल साहब, ये फरमाइए कि तालिबान दाएं बाजू की जमातों के बारे में तो नहीं, उनको तो छूट है कि वो इलेक्शन कैंपेन चलाएं, लेकिन दूसरी जमातों के वो खिलाफ हैं, इसकी आपको क्या वजह समझ आती है? इसकी वजह यह है कि वो ये समझते हैं कि चलें इस वक्त इन दोनों में तफरीक कर दी जाए, इनमें एक किस्म की स्प्लिट करके एक तरीके से रियासत को और जमहूरियत को कमज़ोर करें। लेकिन अगर कोई इस गलत फहमी में है कि कल को ये जो दाएं बाजू की पार्टीज़ हैं इनको ये सलामत रखेंगे, तो ये बिल्कुल इनको गलत फहमी है, इसलिए कि फिर नेक्स्ट टारगेट जो है वो इनका होगा। इस वक्त वो सारा फोकस इनका जो है वो बाएं बाजू पर है, इसलिए कि वो अपने रिसोर्सेज जितने भी हैं वो इनके ऊपर फोकस करना चाहते हैं, क्योंकि हर एक इदारे के या तंजीम के आखिर जो वसाइल होते हैं वो भी महदूद होते हैं। तो इनका यह ख्याल है इस वक्त कि इन पार्टीज़ को तो बिल्कुल ही कमज़ोर कर दिया जाए और जो दूसरी दाएं बाजू की पार्टीज़ हैं इनको 2 तरीके से बाद में कमज़ोर किया जाए। एक तो इनको इन्फिल्ट्रेट किया जाए, खुद अपने बंदों को इसमें ज़्यादा असर और रसूख बढ़ाए जाएं अपनी पार्टी, उनकी जो तंजीमें हैं इन पार्टीज़ में, और इसके साथ बाद में अगर वो भी इन लाइन पर ना आए तो इनको टारगेट बनाया जाए। ये फरमाइएगा, मतलब ये है कि मुस्तकबिल में उनको भी टारगेट ये मुस्तकबिल में कर सकते हैं अगर वो इनके कहने पर ना चले, दहशतगर्दों के कहने पर वो पार्टीज ना चले। ये फरमाइए, आज जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई कराची में, मुत्तहदा कौमी मूवमेंट भी थी, अवामी नेशनल पार्टी भी, पीपल्स पार्टी भी, उन्होंने बैनुल-अक़वामी एस्टेब्लिशमेंट की बात की कि 2014 से इनखला होना है अफगानिस्तान से, उस तरफ इशारा दिया कि वो बैनुल-अक़वामी एस्टेब्लिशमेंट चाहती है कि ये दाएं बाजू की जमातें वहां पर हों। आपको ये मफरूज़ा दुरुस्त नजर आता है?
नहीं, मेरे ख्याल में ये गलत है मफरूज़ा, ये तो बिल्कुल ही गलत है, बल्कि इसका उल्टा है। वो ये चाहती हैं कि मॉडरेट फोर्सेस जो हैं पूरे इस खत्ते में मजबूत हों, इसलिए कि अगर इंतहा पसंद या एक्सट्रीम पसंद या दाएं बाजू की पार्टीज़ मजबूत होती हैं तो फिर आपने देखा कि तालिबान अफ़गानिस्तान में भी मजबूत होंगे और यहाँ भी मजबूत होंगे और जमहूरियत को नुकसान होगा। तो मैं ये कहता हूँ कि दाएं बाजू वाले भी जमहूरियत चाहते हैं और उसमें बेशक वो भरपूर तरीके से हिस्सा लें अपने इलेक्शंस में, इसमें तो बहुत अच्छी चीज़ है। लेकिन हम ये कहते हैं कि दाएं बाजू की भी जो पार्टीज़ हैं उनको ये समझना चाहिए कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा चैलेंज जो इस वक्त है वो दहशतगर्दी और इंतहा पसंदी है, और कोई जो नॉर्मल जमात है दाएं बाजू की वो कभी नहीं चाहेगी कि पाकिस्तान की रियासत कमजोर किसी किस्म जो हालात हैं और उनके भी वही है। बिल्कुल ठीक, जो हालात हैं उनमें फौज का किरदार बहुत अहम है और भरपूर तरीके से अदा कर रही है, और अब ये विफाकी और सूबाई हुकूमत पर है कि वो किस तरह फौज को इस्तेमाल करती है। बहुत शुक्रिया जनरल रिटायर्ड तलत मसूद, सीनियर तज्जियाकार हमारे साथ है। ब्रेक का वक्त हो रहा है, ब्रेक के बाद मिलेंगे स्टोरी के साथ। पंजाब हुकूमत ने सस्ती रोटी स्कीम पर 30 अरब रुपए खर्च कर डाले। 4 अरब रुपए बैंकों को जुर्माना भी अदा करना पड़ा। ऑडिटर जनरल ऑफिस की रिपोर्ट। साबिका पंजाब हुकूमत ने सिर्फ एक साल में सस्ती रोटी स्कीम पर 30 अरब रुपए से ज्यादा खर्च कर डाले। ये इंकशाफ हुआ है दुनिया न्यूज में छपने वाली एक रिपोर्ट में। ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान के ऑफिस की रिपोर्ट के मुताबिक साल 2009-10 में फ्लोर मिलों को अदायगी के लिए बैंकों से 25 अरब रुपए कर्ज लिया गया था। पंजाब हुकूमत और बैंकों के दरमियान इस कर्ज पर 15.10% मार्कअप देने का मुआहदा तय पाया। जब कर्ज वापस करने का वक्त आया तो पता चला कि हुकूमत के पास पैसे नहीं। ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट के मुताबिक अदायगी लेट होने पर भारी मार्कअप के अलावा जुर्माने की मद में 4 अरब रुपए से ज्यादा की अदायगी करना पड़ी, जो किसी भी एक महकमे का सबसे बड़ा जुर्माना तस्वुर किया जा रहा है। यूं 25 अरब की बजाय 30 अरब के करीब अदायगी की गई। पंजाब हुकूमत ने 2009 में सस्ती रोटी स्कीम शुरू की, जिसके तहत हुकूमती कोटे से 410 रुपए फी मन के हिसाब से गंदम फ्लावर मिल्स को दी गई। इस स्कीम के बारे में पंजाब की साबिका हुकूमत का दावा था कि स्कीम पर 8 अरब रुपए खर्च किए गए। ऑडिटर जनरल के मुताबिक स्कैंडल सामने आने के बाद महकमा खुराक से राब्ता किया गया और इस संजीदा मामले पर डिपार्टमेंटल कमेटी का इजलास बुलाने को कहा ताकि पूरे मामले पर बात हो सके, मगर कोई इजलास नहीं बुलाया गया। यूं एक साल में पंजाब की कुछ फ्लावर मिल्स को 25 अरब रुपए का फायदा पहुंचाया गया। सस्ती रोटी स्कीम का जिक्र नून लीग अपने नुमाया कारनामों के तौर पर करती रही है, लेकिन इस रिपोर्ट ने मुस्लिम लीग नून की हुकूमत की गुड गवर्नेंस का पोल खोल दिया है। अगर ये रिपोर्ट दुरुस्त है तो फिर इस बात का जवाब देना होगा कि अवाम के खून पसीने की कमाई एक नाकाम स्कीम पर क्यों उड़ा दी गई। इसी पर बात करेंगे सीनियर सहाफी रऊफ क्लासरा से। रऊफ क्लासरा साहब, साबिका हुकूमत मुश्किल में आ सकती है इस बारे में? असल में शहबाज शरीफ साहब ने एक बड़ी अच्छी स्ट्रेटजी रखी थी जब वो पंजाब के वजीर आला थे, तो उन्होंने वहाँ पे 2 साल तक पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का इजलास ही नहीं होने दिया। और आप जैसे यहाँ पे देखते थे फेडरल हुकूमत के चौधरी निसार अली खान साहब बहुत सारी करप्शन एक्सपोज कर रहे थे, नदीम अफजल चंद साहब थे, उन्होंने फेडरल लेवल पे जो ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान की रिपोर्ट्स थी, करप्शन की स्टोरीज थी, उनको टेकअप किया हुआ था। लेकिन पंजाब वहद आप कह सकते हैं सूबा था और बाकी सूबों का भी कोई हाल कोई इतना अच्छा नहीं था जिन्होंने अपनी पब्लिक अकाउंट्स कमेटी को उन्होंने एक्टिव नहीं किया, उनको इफेक्टिव नहीं किया, इजलास नहीं बुलाए गए जैसे फेडरल हुकूमत में हमने देखे। लिहाजा आप देखते होंगे कि लोगों में आज भी इंप्रेशन है, जो कि ठीक है बड़ी हद तक, कि फेडरल हुकूमत ज़्यादा करप्ट थी और पंजाब की हुकूमत तक बड़ी गुड गवर्नेंस थी। लेकिन अब जो हमारे सामने ऑडिट रिपोर्ट है, ये बिल्कुल लेटेस्ट ऑडिट रिपोर्ट है, उसमें तो आप कह सकते अरबों की उसमें रेगुलरिटीज़ हैं, उसमें ये कवानीन की ऐसी तैसी की गई। एक आपको तो हमने ये बताया 30 अरब रुपए का स्कैंडल दिया, साथ साथ ये बताता चलूँ इसी रिपोर्ट में एक और स्कैंडल का 3.5 करोड़ रुपए के सरकारी खजाने से तहफ खरीदे गए थे जो शहबाज शरीफ साहब ने अपने मेहमानों को देने थे या बाहर जाते हुए साथ लेके जाने थे। उनका कोई हिसाब किताब नहीं है, उनकी कोई वहां पे उनकी ऑडिटिंग नहीं है और किसी को कुछ पता नहीं है कि ये किसने कहां से तहफ लिए। सोचो अब चीजें एक तरह के सामने आना शुरू हुई हैं और डंप किया गया। तो मेरे ऑडिटर जनरल पाकिस्तान के ऑफिस से भी बात हुई कि आपने इतने बड़े स्कैंडल थे, इतनी बड़ी स्टोरीज थी, तो आप इनको पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में लेके क्यों नहीं गए वहां पंजाब में? तो लाहौर ऑफिस का ये कहना था कि हम मजबूर हैं, जब तक पब्लिक अकाउंट्स कमेटी खुद इजलास नहीं तलब करेगी, नहीं बुलाएगी, हम उनको लिखते रहे हैं, कहते रहे हैं। और अगली जो स्टोरी में देने वालों बड़ी ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल से इसलिए ऑडिट नहीं करवाया गया था, इसका वहां नहीं दिखाया गया इस बारे में, सस्ती रोटी के बारे में?
ये ट्रांसपेरेंसी के तो एक अजीब ड्रामा है जो हमेशा कहता रहता हूं कि ट्रांसपेरेंसी का ये काम ही नहीं है वो ऑडिट कर सके। उनके पास बंदे नहीं है, उनके पास स्टाफ नहीं है, उनके पास एक्सपर्टीज नहीं है, उनके पास स्किल नहीं है, मैन पावर नहीं है, सबसे बढ़कर उनके पास कोई ये कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट नहीं है। वो किसी इदारे के पास जाकर नहीं मांग सकते कि आप हमें फाइलें दें, हमें डॉक्यूमेंट्स दें। ये जो इख्तियार है ये ऑडिटर जनरल पाकिस्तान के पास है। इसलिए एक तरह का इन्होंने आप कह सकते हैं पंजाब हुकूमत ने बड़ा इजी रास्ता इख्तियार किया। एक एनजीओ को पकड़ा उन्होंने ट्रांसपेरेंसी को, उनको कहा कि आप हमारा ऑडिट करें। उन्होंने 2-3 दिन में ऑडिट करके कहा जी बिल्कुल जी इसमें तो कोई मसला ही नहीं है, जो एवरीथिंग इज क्लीन। ये बताएं बड़े-बड़े इश्तिहार छपे। क्या कोई भी हुकूमत जो है उसको कुल इख्तियार होता है जिस स्कीम पर चाहे जितने मर्जी पैसे खर्च कर दे? नहीं, ऐसे नहीं होता। इसके लिए प्रॉपर, जैसे मैंने कहा, पेपरा रूल्स बने हुए हैं कि आपको वो फॉलो करना पड़ता है पर्टिकुलरली। और यहां तक भी कि जो भी कॉन्ट्रैक्ट आप करते हैं, बड़ी बिग डील्स करते हैं, नैब को आपको बकायदा उसकी कॉपी भेजनी पड़ती है, वो उसको स्क्रूटनाइज करते हैं। ये सारा जो ऑलरेडी सिस्टम इन प्लेस है। लेकिन पिछले कुछ अरसे से देखने में आया है फेडरल लेवल पे तो बहुत ज्यादा स्क्रूटनी होती रही है, नैब भी पकड़ता रहा है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान सुओ मोटो लेती रही है, अब मीडिया में बहुत सारी चीजें आती है। लेकिन पंजाब ने अपनी स्ट्रेटेजी बदल के रखी है कि उन्होंने करीब ही नहीं आने दिया। उन्होंने ऑडिटर जनरल पाकिस्तान को करीब नहीं आने दिया, उन्होंने पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के इजलास नहीं होने दिए। और लाहौर के मीडिया से मैं कहूंगा कि लाहौर के मीडिया ने वो इफेक्टिवली काम नहीं किया जो उन्हें करना चाहिए था, जो हमने या बहुत सारे जर्नल जो इस्लामाबाद बेस्ड इन्होंने किया, हमारी या बहुत सारे और साहब आपके तवज्जुह से भी ये रिपोर्ट सामने आ गई है, ये 8 और 30 का हेरफेर कैसे कर लिया? ये हेर फेर बड़ा इंटरेस्टिंग है कि आपको याद होगा जब पहली दफा इन पे इल्जाम लगना शुरू हुआ कि आपने कोई 32 अरब रुपए के करीब आपने ये रोटी स्कीम पे आपने ये खर्च किए हैं, तो उनकी तरफ से इस प्रॉपर ये कहना शुरू किया कि ये तो प्रोपेगेंडा, हमने 8 अरब रुपए लगाए, आपको याद होगा। उसके बाद स्कीम बंद कर दी गई थी। ये पहली दफा हम कह सकते हैं ऑफिशियली डॉक्यूमेंटेड तौर पर ऑडिटर जनरल पाकिस्तान जो कॉन्स्टिट्यूशनल एक इदारा है, उनका ये इंकशाफ है कि टोटल अमाउंट एक साल में, अभी हमें मजीद साल की रकमें आनी बाकी हैं। और जो इसमें सबसे बड़ी चीज है, हमें बहुत शुक्रिया। अब ये सामने आ चुका है और हो सकता है कि जो दीगर जमातें हैं वो भी अपने नारे में इसके बारे में बात करें। हम शुक्रिया अदा करते हैं रऊफ क्लासर साहब का, सीनियर साफी हमारे साथ है। प्रोग्राम देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह ताला आपको नफरतों और औलाद के गम से महफूज रखे। अल्लाह हाफिज़।